हाँ, तो कल्लू कुम्हार क्यों ना कोटी। अब आ रही आवाज? यस मैम। अब ठीक है? यस मैम। ओके, शुरू करूं? यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो कल्लू कुम्हार क्यों ना कोटी जो है, ये लिखा है कैप्टन विक्रम सिंह का एक यात्रा वृतांत है ये, ठीक है। यात्रा वृतांत समझ में आता है ना, जैसे हम कहीं यात्राएं करते हैं तो उसकी जो कहानी है ना, कथा वो सुनाते हैं, वो यात्रा वृतांत है। एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने पहुंचे लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, वहां के जनजातीय समाज, संगीत, वाद्य यंत्र, घरेलू उद्योग धंधे, आधुनिक कृषि परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं का वर्णन संक्षिप्त छोटा किया है, लेकिन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। तो हम जहाँ की भी यात्रा करते हैं, जिस स्थान की भी यात्रा करते हैं, तो हम भी इस बात को ध्यान देते हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, वहाँ के उद्योग धंधे क्या है ना, वहाँ की कृषि किस तरीके से होती है, वहाँ का रीति रिवाज कैसे है, धार्मिक परंपराएं वहाँ की कैसी हैं, मान्यताएं कैसी हैं। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? यस मैम। मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का हम लोग सब ध्यान देते हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का क्या कैसा है, ध्यान देते हैं। तो वही। अब आप आ जाइए कल्लू कुम्हार क्यों ना कोटी। ध्वनि में यह अद्भुत अद्भुत गुण है कि क्षण में ही वह आपको किसी स्थान, आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है ना। ध्वनि जो आवाज है उसमें क्या गुण है कि वो आपको एक ही क्षण में किसी दूसरे समय में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं मैं उन लोगों में से नहीं हूँ तो सुबह 4 बजे उठ जाता है और 5 बजे तक तैयार होते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, आमतौर पर सूर्योदय के साथ ही उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सुबह को एंजॉय करने का सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। और जैसे कुछ लोग पसंद करते हैं कि वो उठें मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, कुछ पसंद करते हैं कि वो उठें, उठ करके वो एक चाय लें, फ्रेश हो, चाय लें, न्यूज़पेपर पढ़ें, है ना। सबका अपना। तो यहाँ लेखक की सुबह कैसी होती है, वो सूर्योदय के साथ जैसे ही सवेरा होता है उठ जाते हैं और अपना चाय वाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा ध्यान नहीं रहता। समझ में आ रहा है बच्चों, सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा। तो अक्सर अखबार की खबरों पे मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने का एक बहाना। अखबार तो क्या है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, आपने देखा होगा इस समय कोरोना का खौफ है ना चल रहा है लोगों के। कुछ लोग इतने ज्यादा इससे भयभीत हैं क्योंकि वो सारा दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और अपना टीवी में भी न्यूज़ सुनते हैं, आपस में भी जो भी बात करते हैं वो बस केवल कोरोना कोरोना कोरोना। तो वो लोग क्या है, उनके दिमाग में जो है वो केवल यही छाया हुआ है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं भाई मैं इसलिए जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, फिर दिमाग जो है वो कटी पतंग की तरह यहाँ वहां तैरता रहता है, ठीक है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे कटी पतंग योग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कितनी जगह हमारा, आज किसने सुसाइड कर लिया, आज कहीं पर कुछ ऐसा हो गया कुछ, तो हमारा दिमाग सारा चारों तरफ मतलब सारा दिन उसी बातों में घूमता रहता है। हम लोगों से जिक्र करते हैं तो उसी बात का करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है कटी पतंग मतलब जिससे कि कोई छोर नहीं है, कोई डोर नहीं है, जहां मन चाहे वहां अपना जो है मन उड़ान भरने लगता है। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, उनका दृढ़ विश्वास होता है, उनका ये विश्वास है कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से उनको दुनिया के लिए एक दिन और दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। और ऐसी दुनिया जिसमें वो खुद समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है। अगर आप उन लोगों के साथ और उन सोच के साथ अगर आप चले तो आप कोई भी निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इसलिए हमें अपने नियम खुद बनाने चाहिए।
ठीक है ना। लोगों की सुनी सुनाई बातें विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो लोग जो बोलते हैं उससे आपको इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। तो आपको अपनी जो है आपको अपनी ओपिनियन जो है वो खुद बनानी चाहिए। अभी हाल में ही मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। तो उनकी शांतिपूर्ण दिनचर्या क्या थी? वो सुबह उठते थे, चाय पीते थे, अखबार लेकर बैठ जाते थे और पढ़ते थे। तो एक दिन उनके शांति प्रिय दिनचर्या में एक खलल जो है वो पड़ गया, एक व्यवधान, एक बाधा सी पड़ गई। मैं जगा और एक ऐसी कान फोड़ू आवाज से, जो तोप दगने जैसी, बम फटने जैसी थी, गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उनको ऐसा लगा कान फोड़, जैसे वो मतलब एक दिन उठे, अचानक ही उनकी शांतिपूर्ण दिनचर्या में खलल सा पड़ गया। कान फोड़ू आवाज से वो उठे, और वो कान फोड़ू आवाज ऐसी लग रही थी मानो जैसे कोई तोप दग रही हो या बम फट रहा हो। उन्हें लगा कि मानो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था। तो ये क्या था? ये तो ऐसा कोई विश्व युद्ध का कुछ नहीं था, ये तो एक देवताओं का खेल जैसा ही था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। तो वो क्या था? वो गरज जो थी, वो धमाके किस बात के थे? कि आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल जो है वो गरज रहे थे। समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, आया? ma'am. ठीक है। अच्छा, जहां समझ में नहीं आए बेटे वहां मुझसे पूछ लेना, ठीक है? जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछिएगा। मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था। क्योंकि ये इस तरीके से क्यों है, लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने खिड़की से झांका और आकाश? क्योंकि वो अपनी यात्रा वृतांत बता रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं, ठीक है? तो मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों के आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। और वो मतलब उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसका मानवीयकरण कर रहे हैं। उनको आकाश बादलों से भरा हुआ था और वो उसकी आवाज उनको क्या लग रही थी? आवाज जो बादल गरजने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिक, सेनापति ने जिन सैनिकों को इधर उधर छोड़ दिया है, वो आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलसुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। तो पागलों की तरह आकाश को भेद देने वाली तड़ित मतलब बिजली बार बार जो है वो चमक रही थी। जाड़े की सुबह थी, है ना, बिल्कुल जाड़े की अलसुबह यानी कि तड़के जिसको हम बोलते हैं, उसका ठंडा भूरा आकाश भी था। और आकाश का रंग कैसा था? भूरा। जब बादल छा जाते हैं कई बार तो आकाश भूरा सा दिखाई देता है। भूरा यूं दिखाई देता है क्योंकि सुबह का समय भी था, ठीक है ना, और सूर्य मतलब एक तरह से सूर्य उदय हो गया था, और बारिश, पानी भरे बादल थे तो उसका रंग कैसा दिखाई दे रहा था? भूरा दिखाई दे रहा था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। जो प्रकृति तांडव कर रही थी उसके लिए एक पृष्ठभूमि की तरह से वो था आसमान। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा की उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। और जो प्रकृति जो तांडव मचा रही थी, बादल जो है वो गर्जन तर्जन कर रहे थे, तो लेखक को अचानक ही ये देख करके उन्हें 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी एक जगह है, वहां की उनको एक शाम याद आ गई। अब क्लियर हुआ आपको कि लेखक क्या कहना चाह रहे थे? भूमिका लेखक ने क्यों बांधी? क्योंकि एक सुबह जब उठे तो आसमान बादलों से भरा था, बिजली जो है वो कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। तो उस समय जैसा दृश्य उपस्थित हो रहा था उसको देख करके लेखक को अचानक ही त्रिपुरा की उनाकोटी की एक शाम की याद आ गई। क्लियर? आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. बेटा तो चुप Yes, मत ma'am. रहो, समझ में आ रहा है? Yes, अब ma'am. दिसंबर Yes, ma'am. ठीक है, चलो। दिसंबर 1999 में ऑन द रूट अच्छा बेटा, आप लोग कल से 9:15 तक अटैच हो जाना है इससे, ठीक है? क्योंकि, है ना, आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, आप लोगों का पीरियड मैं बता देती हूँ। आपका जो है ना डेली थर्ड पीरियड 9 से 9:30 रहेगा, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपके पास टाइम टेबल पहुंच गया होगा मेरे ख्याल से।
Yes, ma'am. अच्छा, Yes, थर्सडे फ्राइडे ma'am. सैटरडे 6 पीरियड रहेगा, ठीक है। Yes, तो ma'am. आप लोग समय से बेटा आ जाइएगा ना अटेंड। हाँ, जो आपका शेड्यूल है ना उससे 5-10 मिनट पहले बाद तक ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप कई विषयों की ऑनलाइन क्लास पर कर रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। तो कब? दिसंबर 1999 में। ऑन द रोड इस शीर्षक से एक टीवी श्रृंखला बनी थी, उसके सिलसिले में जो लेखक थे वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, वहां गए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। तो ये जो सीरियल बन रहा था, जो टीवी श्रृंखला बन रही थी, उसमें क्या था, उसके पीछे ये कारण था कि त्रिपुरा की समूची जो जितनी लंबाई है उसमें एक राजमार्ग, जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो 44, उससे यात्रा करना था, और साथ ही साथ त्रिपुरा का विकास, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में जानकारी देने का था। तो आप लोग एक्चुअली नेशनल टीवी तो अब इतना ज्यादा देखते नहीं है, बाकी पहले जो टीवी आया, नेशनल टीवी जो था, उसमें अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया जाता था, क्योंकि अब हमको यहाँ बैठे तो पता नहीं चल सकता कि राजस्थान में कितना विकास हुआ है, राजस्थान का खान पान क्या है, वहाँ के लोग क्या है, कैसे हैं। तो हमें एक दूसरे स्टेट, क्योंकि हर किसी कोई तो संभव नहीं है हर किसी का कि अलग स्टेट की यात्रा करने का, है ना, अपन वहां जाएं, तो इसलिए ये एक माध्यम है, होता है। Ma'am, your voice is not coming. मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। अब देखो, अब आएगी, ठीक है। तो त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलो। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बुक आपने अपने खोल के रखी हुई है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। तो इसकी 34% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है, जो कि अपने आप में खासी ऊंची है। 3 तरफ से जो त्रिपुरा का जो मतलब कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। तो 3 तरफ से तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक तरफ जो भारत से जुड़ा हुआ है, तो भारत के साथ इसका जो है कहाँ जुड़ा है, उत्तर पूर्वी सीमा से सटे हुए जो मिजोरम है और असम है, उसके द्वारा ये भारत से जुड़ा हुआ है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है। ये नाम तो हम लोगों ने सुने नहीं है, सुने हैं क्या? नहीं सुने, क्योंकि त्रिपुरा से अपना इतना कोई लिंक है नहीं। बहुत दूर जो है, सुदूर उत्तर पूर्वी जो एक राज्य है ये, इसके बारे में हमें, और इसके शहर भी हमारे लिए बड़े अजनबी से हैं। नाम सुन के बड़ा अजनबीपन लगता है, सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर, लगता है या नहीं? लग रहा होगा ना। हेलो। Yes, ma'am. यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। जो अगरतला है वो भी सीमा जो चौकी है, हमारी जो सीमा चौकी है, बॉर्डर की है ना जो चौकी है, उससे महज 2 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है, मतलब लोगों का आना। अब बांग्लादेश से लोगों का आना तो बहुत, अपने यहाँ क्या है, अपने अजमेर में बांग्लादेशी कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एक देश है, और वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, पलायन करके। Ma'am, your mic is muted. बेटे माइक माइक की आवाज ही नहीं आ रही। Ma'am, आ रही है. अब आ रही है? मैम आ रही है। अच्छा, Ma'am, ठीक आ है। रही है. चलो, एकलव्य आवाज आ रही है? तो बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ पर जबरदस्त है। बांग्लादेश से लोग वहां पर पलायन करके आ जाते हैं,
और इससे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। और बांग्लादेशियों को त्रिपुरा में सामाजिक स्वीकृति दे दी गई है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। और किसी भी जगह की जो असाधारण वृद्धि होती है उसके कई कारण होते हैं। दूसरी जगह से लोगों का रोजगार के सिलसिले में वहां पर आ जाना, है ना। तो बांग्लादेश में क्योंकि इतना रोजगार नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो लोग त्रिपुरा आ जाते हैं। और यहाँ की जो त्रिपुरा की जो असाधारण रूप से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि लोगों का पलायन करके अवैध रूप से कहाँ आना, त्रिपुरा आना। और इससे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। यहाँ के असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता है। असम से भी त्रिपुरा में लोग आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल से भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उससे ज्यादा जनसंख्या बाहरी लोगों की है ना। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से भी लोग आने लग गए, आ गए, असम से भी आ गए हैं और बांग्लादेश से तो आ ही रहे हैं। तो जनसंख्या का असंतुलन हो गया, यानी कि जो वहाँ के रहवासी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जनसंख्या तो कम हो गई, बाहरी लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो गई। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में ये बहुत समस्या है ना। तो कुछ समय साल पूर्व जो है वो शिवसेना ने विरोध भी किया था, यहाँ केवल महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्रन ही रहेंगे, यूपी बिहार से जो लोग आए हैं वो यहाँ से इनको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह जो वहाँ के रोजगार है, वहाँ का जो भी वहाँ की तो फैसिलिटीज है, उसके लिए पहला जो हकदार है वो वहाँ का मूल निवासी ही है, ठीक है ना। और अगर बाहर के लोग आएंगे तो क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। अब रोजगार एक सीमित होता है, तो पहला उस पर अधिकार वहाँ के मूल निवासियों का है, जो वहाँ के रहवासी हैं। और बाहर से लोग आते हैं, वो भी वहाँ पर रोजगार करने लगते हैं रोज, तो फिर ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं कई बार वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह। अगर वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो अगर उनमें असंतोष है ना, तो कारण ये है कि बाहर से दूसरी जगह से वहां पर लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं, और जो वहाँ के लोगों को जो हक मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, जिसके वो पहले हकदार वही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा, कल मैं कोशिश करके बेटा देखते हैं, या तो इसको कंटिन्यू करेंगे और देखती हूँ आज अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं ग्रामर पढ़ाने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ग्रामर हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करके थोड़ा सा सेटअप बनाती हूँ, क्योंकि ग्रामर जो है बगैर ब्लैक बोर्ड के नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की। लेखक कह रहे हैं कि जो पहले शुरुआती जो 3 दिन थे उन्होंने अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, और उसके आसपास जो है शूटिंग की, जो कभी मंदिरों महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। त्रिपुरा मंदिर और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। हम लोगों को तो इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि त्रिपुरा राजस्थान से बहुत दूर है, और वहाँ का हम लोगों को ना कल्चर पता है, और वहाँ का ना हमको ये पता है कि वहाँ पर किस लिए फेमस है, वो वहाँ पर क्या है। अब जैसे हम ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है, त्रिपुरा के बारे में हम जान रहे हैं कि वहाँ को त्रिपुरा को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, मंदिर और महलों के शहर के रूप में। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है। और अब तो हम जो अदर स्टेट्स के बारे में जो जान पाते हैं, वो क्यों? क्योंकि मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि हमें और स्टेट्स के बारे में और राज्यों के बारे में हम जान सकते हैं। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। मुख्य महल वहां का अगरतला का जो मुख्य महल है वो है उज्जैन, और यहाँ इस राज्य की विधानसभा वहां पर, क्योंकि अब राज परिवार तो रहे नहीं है, ठीक है ना, अब तो लोकतंत्र है, इसलिए राज घराने तो एक तरह से क्या है, वो एक नाम मात्र के रह गए हैं, बस नाम चल रहा है उनका, ठीक है ना। बाकी सारी शक्तियां तो जो है वो सरकारों के हाथ में। तो जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को ये महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। तो राजाओं से जब हमारा जनतंत्र आया, लोकतंत्र आया, तो क्या हुआ, राजाओं से जो सत्ता है वो आम जनता के हाथ में
चली गई, हस्तांतरित हो गई। तो अब ये महल जो है वो नाट्य रूप से केवल क्या होते हैं, प्रतीकित करते हैं, केवल अभिव्यक्त करते हैं कि राजा थे, राजाओं मतलब राजा राज किया करते थे, राज परिवार भी हैं, ऐसे करते। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणक्य वंश का दुखद अंत भी कहेंगे। अर्थात कि जब सत्ता राजाओं से प्रजा के हाथ में, जब लोकतंत्र आया तो सत्ता जो है वो मैम आवाज नहीं आ रही मैम, योर माइक इज म्यूट। तो सत्ता जो है वो राज परिवारों से कहाँ चली गई, लोगों के हाथ में चली गई, अर्थात लोकतंत्र आ गया। तो ऐसे में अब आ रही है आवाज? यस मैम। अच्छा, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो त्रिपुरा का जो राजघराना है ना, जो यहाँ का राजघराना है, वो एक सफल, भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक है। 183 क्रमिक राजाओं वाले, यानी यहाँ पर मतलब 183 राजाओं ने राज किया लगातार। और वंश कौन सा था? माणक्य वंश। नहीं तो और अपन राज्यों में देखते हैं तो कभी कोई वंश आया, कभी कोई वंश आया, है ना। लेकिन यहाँ पर एक माणक्य वंश था, उसने लगातार जो है 183 क्रमिक राजा वहां के हुए, केवल एक माणक्य वंश के। तो ये एक बहुत लंबा, एक बहुत सफल शासक वंश था ये। और लेकिन लोकतंत्र के आने से इसका दुखद अंत हो गया, है ना। राजाओं के हाथ से शक्ति किसके हाथ में चली गई? प्रजा के हाथ में चली गई। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना, ठीक है ना। तो जैसे हमारे भारत में हम कह सकते हैं कि अनेक धर्म है ना, अनेक धर्मों के लोग हैं, अलग अलग राज्य के लोग। जब अब जैसे आप बॉम्बे जैसे सिटी में जाएं तो वहाँ अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, और अपने हिसाब से वो अपनी रीतियां अपनाते हैं, करते हैं अपने, है ना, जो रिवाज है वो करते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी क्योंकि असम से भी लोग आ गए, बांग्लादेश से भी आ गए, पश्चिम बंगाल से भी आ गए, तो ऐसे में जो है यह राज्य जो है बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। जैसे हमारा भारत भी है बहुधार्मिक, अनेक धर्म है यहाँ पर, ऐसे त्रिपुरा भी बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। तो यहाँ पर त्रिपुरा में 19 तो अनुसूचित जनजातियां हैं और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। तो अगरतला का एक बाहरी हिस्सा था, बाहरी एरिया, वहां पर लेखक ने पैचार थल जो है वहां पर उन्होंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2, वहां पर कबीले हैं ना, तो 19 कबीलों में से 19 कबीले हैं वहां पर, वहां में से 2 चकमा और मुघ महायानी जो है वो बौद्ध है। तो वहां पर 19 कबीले हैं, 19 कबीलों में से एक है चकमा और एक है मुघ महायानी। मुघ है ना, मुघ क्या, कौन से? चकमा और मुघ, ये महायानी बौद्ध है। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। तो ये जो कबीले थे यहाँ पर, ये 2 कबीले बौद्ध कबीले जो हैं वो यहाँ पर कहाँ से आए थे? त्रिपुरा में बर्मा और म्यांमार से चटगांव के रास्ते होते हुए यहाँ पर आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। जकार्ता जिसको हम कहते हैं, वहां से ये लाई गई थी। तो मुख्य बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, कब लाई गई थी? 1930 में, 1930 के दशक में रंगून से लाई गई। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा, है ना। उन्होंने अगरतला में शूटिंग की, उसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे 44 उस पर चले वो, और टिलियामुरा कस्बे में, वहां एक कस्बा था टिलियामुरा नाम से, वहां पर पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, गांव ही है। तो उसको कस्बा किसको कहते हैं? कस्बा वो होता है जैसे गांव से जो बड़ा हो जाता है ना। गांव से, जैसे गांव में तो इतनी लिमिटेड जनसंख्या होती होगी, और कस्बा उससे बड़ा, जहां पर आपको गांव से और ज्यादा सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, वो गांव से बड़ा होता है कस्बा। तो एक बड़ा गांव ही वो है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक है ना, वहाँ के फोक सिंगर हैं, लोक गायक हैं, नाम है उनका हेमंत कुमार जमातिया। वहां पर लेखक की मुलाकात उनसे हो गई, जो
और जो 1996 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। 1996 1996 में वो संगीत अकादमी द्वारा जो है वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोकबारोक बोली में गाते हैं। अब बताओ, अब हम लोग जो है हमें तो बोलियों के नाम ही नहीं पता त्रिपुरा के। अब इस पाठ को पढ़ करके हमें त्रिपुरा के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, ठीक है ना। अब वहाँ की एक बोली है कोकबारोक, हमने कभी नाम ही नहीं सुना कि कोकबारोक भी कोई बोली है। तो हेमंत जो है, जो वहाँ की बोली है कोकबारोक नाम से, उसमें गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। और जो ये त्रिपुरा की कबीलाई है ना, जो कबीलों में जो बोली जाती है, उनमें से एक बोली कौन सी है, वो है कोकबारोक। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। और जब वो थोड़ा जवान थे तो उस समय पे वो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद अब बेटा इतना, कल जो है हम आगे का देखते हैं, ठीक है।